देखो चैप्टर नंबर 1 का आज अपन रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 को अपन कवर करेंगे बहुत कम टाइम के अंदर अंदर, ताकि अपन को एक बार क्विक रिवीजन इसका मिल जाए और अपन को पढ़ते वक्त जब अपन वापस भी कभी पढ़ना चाहे तो रिवीजन वाली क्लास को अपन सीधा कंसल्ट कर सके पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह। क्या क्या कवर किया था अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर? सबसे पहले अपन ने कंपनी की डेफिनेशन को कवर किया था। कंपनी की डेफिनेशन अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो बड़ी सिंपल सी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ इज कॉल्ड कंपनी। ठीक है, एक कंपनी का मतलब होता है इस एक्ट के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले के जो भी कंपनीज लॉ बने थे उनमें अगर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसे अपन कंपनी कंसीडर करेंगे। उसके बाद अपन ने फीचर्स डिस्कस किए थे और फीचर्स के साथ साथ ही अपन ने मीनिंग भी डिस्कस किया था कंपनी का, क्योंकि कंपनी के मीनिंग और कंपनी के फीचर्स लगभग एक से ही हैं। ठीक है, फीचर्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको रजिस्टर करवाओ। अगर रजिस्टर्ड है तब तो कंपनी वैलिड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी वैलिड कंसीडर नहीं होगी। तो कंपनी जो होती है वो हमेशा एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है। ठीक है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, कंपनी का खुद का एक अस्तित्व है, लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंपनी को देख नहीं सकते, कंपनी से बात नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीजें कंपनी के साथ करना पॉसिबल नहीं है। कंपनी ओनली एग्जिस्ट इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। सिर्फ कानून की नजरों में, डॉक्यूमेंट्स की नजरों में कंपनी का एग्जिस्टेंस है, फिजिकली कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तीसरा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या था कि कंपनी का अपना खुद का एक मौजूदगी होती है, अस्तित्व होता है, जो कि उसके मेंबर्स और उसके डायरेक्टर से अलग है। कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स अलग लोग होते हैं, कंपनी खुद एक अलग पर्सन है। ठीक है, परपिचुअल सक्सेशन का मतलब अपन ने डिस्कस किया था कि लोग आए लोग जाए कंपनी के अंदर, कंपनी हमेशा वैसे ही चलती रहेगी जैसे चलती हुई आ रही थी। मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी विल कीप गोइंग ऑन। अपन इसमें दो तीन एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी, उसके बाद भी वो चलती रही, है ना। इन्फोसिस के अंदर नारायण कृष्णा मूर्ति ने जब कंपनी छोड़ दी थी उसके बाद भी वो चलती रही। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स है जहां पर कंपनी को बनाने वाले कंपनी के साथ नहीं रही, फिर भी कंपनी अच्छी खासी काम कर रही थी। पीपल में कम, पीपल में गो, कंपनी विल कीप गोइंग ऑन। इसे परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। जब तक कंपनी का खुद का डिजोल्यूशन नहीं होता ना, कंपनी खुद वाइंड अप नहीं जाती, तब तक कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है, चाहे मेंबर्स बदलते रहो। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी जो होती है वो दो तरीके से लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को, कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा उनका पैसा डूब नहीं सकता, ताकि आप थोड़ा सा रिस्क ले सको, थोड़ा सा आप इंटरप्रेन्योर बन सको और हिम्मत दिखा सको। अगला कॉमन सील। कॉमन सील अब ऑप्शनल कर दी गई है, कंपल्सरी नहीं है। कॉमन सील अगर कोई कंपनी रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो ना रखे। अगला पॉइंट था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि क्या शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। आंसर इज, अगर पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्टेड है। मैं प्रोहिबिटेड नहीं यूज कर रहा, मैं रिस्ट्रिक्टेड यूज कर रहा हूं, मतलब अलाउड किया जाएगा बट विद सम कंडीशंस। उसके बाद अपने 8th वाला कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था जो कि था सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी के जो मेंबर्स है वही कंपनी का मैनेजमेंट करें ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए आप कुछ स्पेसिफाइड अलग अलग से बाहर के लोगों को भी बुला सकते हो, और कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है उनमें से भी क्वालिफाइड मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और उन सबको जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं उनको आप बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की खुद के नाम पर प्रॉपर्टी हो सकती है, खुद एक्वायर कर सकती है, खुद के नाम पर होल्ड कर सकती है, खुद के नाम से ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी को प्रॉपर्टी हेल्ड करने के लिए अपने मेंबर्स की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक केस डिस्कस किया था अपन ने, उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन था, वो किसी कंपनी में मेजर स्टेक होल्डर था, शेयर होल्डर था, और लगभग सारी शेयर कैपिटल उसके पास ही थी। तो प्रॉपर्टी जो थी, टिम्बर जो था वो तो कंपनी का था, और इंश्योरेंस उसने अपने नाम से ले ली। अब टिम्बर में फायर लग गई, आग लग गई, और टिम्बर सारी जलकर खाक हो गई, तो क्या उसकी इंश्योरेंस मिल सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी है तो इंश्योरेंस भी किसके नाम पर होनी चाहिए थी? कंपनी, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, मेंबर की प्रॉपर्टी अलग है। बात समझ में आई? ये से अपन ने निष्कर्ष निकाला था कि सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर होती है। और लास्ट है, कंपनी केस कर भी सकती है और कंपनी पर केस हो भी सकता है। क्लियर?
तो ये 10 अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि कंपनी के फीचर्स में थे। फिर अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसमें अपन ने 3-4 मेजर केसेस देखे थे, 3 केसेस देखे थे। पहला तो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड। सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का जो केस था वो अपन ने एक केस स्टडी की जैसे स्टोरी के जैसे डिस्कस किया था, जिसमें एक पर्सन है सोलोमन नाम का, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रोप्राइटरी बिजनेस होता है वो सोलोमन एंड कंपनी एक्वायर कर लेती है। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के अंदर 7 मेंबर्स हैं। सोलोमन खुद उसमें एक मेंबर है, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और एक बेटी, ऐसे करके 7 मेंबर्स थे उसके अंदर। बाकी सबके पास एक एक शेयर्स था और लगभग बाकी के सारे शेयर्स सोलोमन के पास थे। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जब सोलोमन के बिजनेस एक्वायर करती है तो उसके बाद जो भी बिजनेस एक्वायर करने के बदले परचेज कंसिडरेशन होता है वो 3 तरीके से पे करती है। एक तो कैश के रूप में, एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स के रूप में और एक शेयर्स के रूप में। सोलोमन को शेयर्स दे दिए जाते हैं कंपनी के, प्लस सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए जाते हैं कंपनी के, और जो भी बैलेंस पेमेंट होता है वो कैश में कर दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस धीरे धीरे करने के बाद ट्रेड डिप्रेशन में चला जाता है। ट्रेड डिप्रेशन में जाने की वजह से बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो एक कंटेंशन रखते हैं कि जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है वो खुद सोलोमन के पास है, सोलोमन ही कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है, सोलोमन ही कंपनी को चला रहा है, सोलोमन का परिवार ही कंपनी के मेंबर्स है। तो फिर आप सोलोमन सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्ड कर रहे हैं तो उसको पहले पेमेंट क्यों कर रहे हो, हमें पहले पेमेंट करो, कंपनी को वो बोल रहा है। तो ये मामला कहां चला गया, झगड़ा होते होते कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग पर्सन है और सोलोमन अलग। तो सोलोमन के पास ही सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देना, पहले पेमेंट किसको दिया जाएगा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, चाहे वो भले ही सोलोमन खुद ही क्यों ना हो। क्लियर। तो यहाँ से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। उसके बाद एक केस अपन ने डिस्कस किया था ली एंड लीज हेयर प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर क्या हुआ था कि जो पायलट है, चीफ पायलट है कंपनी का, वही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। अब उसकी कंपनी के दौरान फ्लाइट लेते वक्त, मतलब कंपनी के काम के लिए, कंपनी एयरलाइंस के, तो वो कंपनी के एयरलाइंस के अंदर पायलट से चलाते हैं ना एयरलाइंस, तो वो कंपनी की फ्लाइट चला रहा था और उस दौरान उसका कोई वो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। तो उसकी विडो को, उसकी ना जो विधवा है उनको मिलेगा क्या कंपनसेशन, आंसर इज यस मिलेगा। जो उसकी वाइफ है उनको उनके जाने के बाद कंपनसेशन देना कंपलसरी, क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी का मेंबर क्रेडिटर, कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का डायरेक्टर अलग है। क्लियर। तीसरी केस स्टडी जो अपन ने डिस्कस की थी वो थी बच्चा एफ गुलजदार वाली। उसके अंदर क्या हुआ था कि कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस कैरी ऑन कर रही थी और एग्रीकल्चर बिजनेस से जो भी इनकम आती थी वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती थी। उसके बाद कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देती है, तो एक पर्सन है वो डिविडेंड को भी एग्जेम्प्ट बता रहा है क्योंकि वो ऐसी कंपनी से मिला है जो कि एग्रीकल्चर इनकम अर्न करती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला गया कोर्ट के द्वारा कि एग्रीकल्चर इनकम वो कंपनी अर्न कर रही है, ना कि वो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को तो डिविडेंड की इनकम मिली है, कंपनी अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग है। तो डिविडेंड इज ए टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ऑफ लॉस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक अपने डिस्कस किया था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद अपने टॉपिक पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का लिफ्टिंग या पियर्सिंग कब हो सकता है, मतलब अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहां पर कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अवॉइड कर सकता है और मेंबर्स या डायरेक्टर्स और कंपनी को एक ही पर्सन ट्रीट कर सकता है। ऐसे 5 केस स्टडीज, 4 केस स्टडीज अपन ने पढ़ी थी। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसमें एक व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को चुराने के लिए अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करके बाकी कंपनीज को ट्रांसफर कर रहा था और वो कंपनीज कुछ नहीं कर रहे। तो रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकती है और टैक्सेबिलिटी राइज कर सकती है, दोनों को सेम पर्सन मानकर। क्लियर। दूसरा, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आप कोई अपने एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए या कोई फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए तो कहीं नहीं कर रहे। उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक पर्सन था जो किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहा है, नौकरी करते वक्त उसके और नौकरी देने वाले के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि वो नौकरी छोड़ने के बाद स्पेसिफाइड पीरियड स्पेसिफाइड एरिया में सेम बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसने एक तरीका अपनाया, उसने एक कंपनी बना ली, उसमें खुद मेंबर बन गया, अपनी वाइफ को बना दिया और अपने एक दोस्त को बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। वो कंपनी जो एम्प्लॉयर था पहले उसके बिजनेस को चुराने लग गई और सेम कंपटीशन का बिजनेस करने लग गई। अब यहाँ पर कंपनी को बनाने के पीछे मकसद था एम्प्लॉयर के साथ फ्रॉड करना, उसके साथ जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को तोड़ना। तो यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की गई और कंपनी को और उस पर्सन को एक ही पर्सन माना गया जो कंपनी चला रहा था और उसे मना किया गया क्योंकि आप कंपटीशन में बिजनेस नहीं कर सकते तो ये कंपनी भी कंपटीशन में बिजनेस नहीं कर सकती। क्लियरली समझ में आई। ये 2 केस स्टडी थी। फिर तीसरी केस स्टडी क्या डिस्कस की थी अपन ने, कंपनी नेमी कंपनी है या नहीं है।
अगर आपको डिटरमाइन करना हो कि सामने वाली कंपनी और उसको चलाने वाले लोग किसी शत्रु देश के लोग हैं क्या, इनेमी कंट्री के लोग हैं क्या, तो उस केस में आप लोग उस कंपनी को चलाने वाले लोगों को और उस कंपनी को एक ही पर्सन ट्रीट कर सकते हो। चौथा पॉइंट था कि अगर कोई पर्सन कंपनी बनाने के बहाने अपनी कोई वेलफेयर लेजिस्लेशन की जो है ना लाइबिलिटी उसको अवॉइड कर रहा है, जैसे बोनस आप कम दे रहे हो क्योंकि आपने क्या किया, आपने अलग अलग कंपनीज बना ली और अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, अपना प्रॉफिट उनको ट्रांसफर कर दिया और वो कंपनीज कुछ नहीं कर रही। आपने प्रॉफिट सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए और आपको बोनस की लाइबिलिटी कम पे करनी पड़े। तो यहाँ पर ऐसे अलाउ नहीं होगा। वो कंपनी जो आपने अलग से बनाई है वो और आपकी कंपनी जो पहले से थी उनको एक ही परसेंट ट्रीट किया जाएगा और सारी की सारी बोनस लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। याद आया? ये 4 केस स्टडीज अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद अपन ने पढ़ना चालू किया था काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनीज अपन ने अलग अलग बेसिस पर पढ़े थे। सबसे पहले अगर साइज के बेसिस पर मैं आपसे बात करूं तो 2 तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब था एक ऐसी कंपनी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल हेज में भी प्रिस्क्राइब हो, प्लस अपने आर्टिकल्स के थ्रू 3 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस डालती है। पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 और तीसरा प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज। ये याद आया? तो अब इसमें 2 पॉइंट जो थे वो डिस्कस करने जरूरी है। एक तो 900 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, उसमें 3 पॉइंट थे। अगर ज्वाइंट होल्डर्स है तो अपन उनको एक ही मेंबर ट्रीट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय हैं आप और कंपनी के मेंबर भी आप एट द सेम टाइम, तो आपको 200 की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, पहले आप कंपनी के एम्प्लॉय मेंबर दोनों थे, अब आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, अब आप सिर्फ मेंबर हो, तो भी आपको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कभी ना कभी मेंबर और एम्प्लॉय होना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ कि आप पहले एम्प्लॉय मेंबर थे, नहीं थे, सिर्फ आप एम्प्लॉय थे, अब आप सिर्फ मेंबर हो, तो आपको काउंट किया जाएगा। आप किसी न किसी पॉइंट पर एम्प्लॉय मेंबर दोनों साथ में होने जरूरी थे। फिर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ी है ना, तो आपको 200 की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, आप एडिशनल मेंबर हो सकते हो। उसके बाद एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा था अपन ने ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे अपन ने। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या था उसके अंदर, देखो भाई, पहला रिस्ट्रिक्शन था ये वाला, अगर आप किसी माइनर या इंसॉल्वेंट पर्सन को शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हो और वो पार्टली पेड अप शेयर है, तो ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो पहले आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसके बाद आप सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही अपना हिस्सा दे सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से कोई भी मेंबर हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, तब आप अपनी चॉइस के किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरी लिमिटेशन थी, अगर कंपनी ने राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज कर रखा है तो ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं की जाएगी। चौथा पॉइंट था कि अगर आपने जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर करना है, जैसे ट्रांसफर डीड के थ्रू अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो या फिर अगर डेथ का केस है तो ट्रांसमिशन के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड वगैरह होना चाहिए, अच्छे से डेटेड होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी खामी है तो अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस वही होनी चाहिए जो आपकी कंपनी के ऑडिटर ने प्राइस डिटरमाइन की है आफ्टर कंसल्टिंग योर अकाउंट्स। अगर उससे कम या ज्यादा प्राइस है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट था, अगर एम्प्लॉय के पास कंपनी के मेंबरशिप है तो एम्प्लॉय अपनी मेंबरशिप सिर्फ एग्जिस्टिंग मेंबर को ट्रांसफर कर सकता है, किसी आउटसाइडर को नहीं। ये 6 रिस्ट्रिक्शंस अपन ने पढ़ी थी, याद आया? ये हो गया। प्राइवेट कंपनी के बाद अपन ने पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ऑल्दो अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना, तो वो पब्लिक कंपनी बोलेंगे उसको, लेकिन अपने आर्टिकल्स में अभी भी वो क्या रहेगी? प्राइवेट कंपनी। आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी रहेगी, मतलब वही मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और पब्लिक सिक्योरिटीज के लिए ऑफर करना प्रोहिबिटेड रहेगा। क्लियर है? ये सब अपन ने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। फिर अपन ने पढ़ा था ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर हो सकता है, एक से ज्यादा मेंबर नहीं होते। इसके अलावा ओपीसी पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होते हैं, जैसे उसे नॉमिनेशन क्लोज फाइल करना पड़ेगा। नॉमिनेशन क्लोज में उस पर्सन का नाम डालना पड़ेगा जो अगर मेंबर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह मेंबर माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोविजन है जो ओपीसी पर स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं, जैसे कि ओपीसी के केस में 2 की जगह एक ही डायरेक्टर हो सकता है। ओपीसी की केस में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर की क्राइटेरिया है ही नहीं, वो एक ही रहेगा।
इसके अलावा ओपीसी को बोर्ड मीटिंग्स या जनरल मीटिंग्स बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड मीटिंग सिर्फ तब बुलानी पड़ेगी जब एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हो, वरना बोर्ड मीटिंग्स बुलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस सिर्फ ओपीसी पर अप्लाई होते हैं, तो वो सिर्फ ओपीसी पर होंगे, बाकी प्राइवेट कंपनीज पर नहीं होंगे। लेकिन अदरवाइज प्राइवेट कंपनी ही होती है ओपीसी, तो प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस ओपीसी पर भी अप्लाई होते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है, और ऐसी कंपनी प्लस ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है, दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी। एक पब्लिक कंपनी, एक सेक्शन 8 कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी और एक किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जाने वाली कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। क्लियर, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था लायबिलिटी के बेसिस पर, ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो वो तो लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ना हो वो अनलिमिटेड कंपनी कहलाएगी। अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लिमिटेड कंपनी दो तरीके से हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी उनके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयर्स की वैल्यू तक हो, उसे अपन बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट देने का प्रॉमिस किया कंपनी को तो उसे बोलेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर्स दोनों है तो दोनों का जोड़ लिया जाएगा लायबिलिटी निकालने के लिए, उतनी आपकी टोटल लायबिलिटी मानी जाएगी। लिमिटेड बाय गारंटी में एक चीज याद रखना, गारंटी का पैसा सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस में मांगा जा सकता है। इन केस द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप एंड कंपनी वांट्स द मनी फॉर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, फॉर adjusting the right of contributors और फॉर पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, इसके अलावा नहीं मांग सकते आप। इसके अलावा अगर मेंबर मेंबरशिप छोड़ता है तो सीजेशन ऑफ मेंबरशिप के 1 साल के अंदर मांगा जा सकता है, उसके अलावा गारंटी का पैसा क्लेम नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के केस में कंपनी 3 तरीके की होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब खुद के साथ साथ सब्सिडरीज को मिलाकर या सिर्फ सब्सिडरीज के थ्रू, ठीक है, या फिर सारे के सारे या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो ऐसी कंपनी जो कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग कहलाएगी, और ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है दो कंपनी अगर ज्वाइंट वेंचर के अंदर कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रही है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कोई पूरा कर रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट या वेंचर के लिए वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एसोसिएट। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर अप टू 50%, ठीक है, 20% से 50% की रेंज में अगर आपका किसी और कंपनी के ऊपर वोटिंग पावर है तो वो कंपनी आपकी क्या कहलाएगी, एसोसिएट। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसमें एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ा था अपने नंबर ऑफ लेयर्स का। किसी भी कंपनी का अगर जो अमेंडमेंट रूल्स आए थे 2017 के, जो कि 20 सितंबर 2017 से अप्लाई होता है, उस दिन अगर आपकी नंबर ऑफ लेयर्स 2 से ज्यादा है तो आपको 150 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एक स्पेसिफाइड फॉर्म नंबर में वो बताना पड़ेगा कि आपकी कितनी लेयर्स है। मैक्सिमम लेयर्स 2 अलाउड है, लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग, जब ये रूल आया था तब एग्जिस्टिंगली अगर 2 से ज्यादा लेयर्स थी तो आप बता दो, फिर आप 2 से ज्यादा लेयर्स के साथ काम कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली अगर आपकी लेयर्स कम हो जाती है तो कम होते होते अगर वो 2 से कम आ जाती है तब तो आप 2 पर वापस जा सकते हो, वरना कम होने के बाद जितनी रहेगी उतनी ही आपको रखनी पड़ेगी। जैसे 4 लेयर्स थी, 4 से 3 पर आ गई तो क्या आप वापस 4 पर जा सकते हो क्या, नहीं। 3 से 2 पर आ गई तो क्या वापस 3 पर जा सकते हो क्या, नहीं। लेकिन 2 से 1 पर आ गई तो क्या वापस 2 पर जा सकते हो, यस, क्योंकि 2 अलाउड है। इसके एक्सेप्शन में एक तो ये हो गया कि 2 से ज्यादा लेयर्स हो सकती है। दूसरा एक्सेप्शन था कि होली ओन सब्सिडरी को आप लेयर काउंट नहीं करते। तीसरा एक्सेप्शन था कि फॉरेन कंपनी अगर आप एक्वायर करते हो, फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी उसको अगर आप एक्वायर करते हो और उसकी ऑलरेडी मल्टीपल लेयर्स है तो उस केस में आपको मल्टीपल लेयर्स अलाउड हो जाएगी। क्लियर है। जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी 4 लेयर्स है, लेयर 1 2 3 4, और आपने उसे एक्वायर कर लिया तो आपकी तो 5 होगी ना। एक तो फॉरेन कंपनी और 4 उसकी लेयर्स, तो आपने तो 5 लेयर वाली कंपनी एक्वायर कर ली, आपकी तो 5 लेयर्स हो गई। तो क्या ये अलाउड होगा क्या, आंसर इज यस, ये एक्सेप्शन में कवर किया गया, ये अलाउड होगा। ये अपन ने पढ़ा था कंट्रोल वाले पॉइंट में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लिस्टेड और अनलिस्टेड। ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो उसे लिस्टिंग कंपनी बोलते हैं। ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड ना हो उसे अनलिस्टेड बोलते हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में अपन ने 3 एक्सेप्शन पढ़े थे। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाती है, उसे लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू करने के लिए अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट को लिस्टेड करवाती है तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं बोला
जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन जो इंडिया के बाहर है वहां के लोगों को उस जगह पर जाकर लिस्ट करवाकर सिक्योरिटीज ऑफर करती है, तो उसे अगर उसने इंडिया में लिस्टेड नहीं करवा रखा है तो फिर उसे लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। क्लियर है ये सब। उसके बाद अपने पढ़ा था अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में पहला था फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेशन हुआ हो और जिसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज कर रखा हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्लेस हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। उसके बाद अपने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंडिया जिसके अंदर एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड की जाती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा। क्लियर है, याद आया। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो दैट विल आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट एज गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर, 51% एटलीस्ट पेड अप कैपिटल बोल रहा हूं मैं, समझ में आया क्या। 51% एटलीस्ट पेड अप कैपिटल का मतलब नॉट मोर देन 50, इट इज एटलीस्ट 51% और मोर। क्लियर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी अपन ने अभी तक आया नहीं है, अपन चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन से टॉपिक पढ़े थे, बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था अपन ने। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या इंडिया के बाहर कहीं पर और इनकॉर्पोरेट हुई है, उसे अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। लेकिन अपन उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला है कि इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि इनएक्टिव कंपनी हो, ऐसी कंपनी जिसने इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले रखा, उसे अपन क्या बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। डोरमेंट कंपनी का मतलब इनएक्टिव कंपनी या फिर जिसके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। इनएक्टिव कंपनी के अंदर 3 पॉइंट थे। एक ऐसी कंपनी जिसने कोई बिजनेस या ऑपरेशन चालू नहीं कर रखा, या ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, या ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल ईयर से ना तो एनुअल रिटर्न फाइल की है ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की है, वो इनएक्टिव कंपनी कहलाएगी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब था कि सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन को छोड़ दो, उसके अलावा सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। वो 4 ट्रांजेक्शन कौन से थे, एनुअल फीस का पेमेंट करना रजिस्ट्रार को, एक, दूसरा अलॉटमेंट करना जो कि एक्ट के मुताबिक जरूरी था, तीसरा इस एक्ट या किसी और एक्ट के मुताबिक अगर आपको कोई पेमेंट करना पड़ा है तो वो, और चौथा अगर आप रिकॉर्ड या ऑफिस मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो। ये चारों ट्रांजेक्शन आपको अलाउड है, ये सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इनके अलावा हर ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया। इनएक्टिव कंपनी या जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किए, वो कंपनी क्या कहलाती है, डोरमेंट कंपनी। अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रार को अप्लाई करके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। अब इनएक्टिव कंपनी के अंदर 3 पॉइंट थे और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर 4 ट्रांजेक्शन थे, उनको छोड़कर सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। क्लियर है गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था, निधि कंपनीज, ऐसी कंपनी जिनका मकसद लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करना है और सबका पैसा इकट्ठा करके जिसको जरूरत हो उसकी मदद करना है, उसे अपन निधि कंपनीज बोलते हैं। निधि कंपनीज किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि जो भी मेंबर्स अपना पैसा सेव किया हुआ वो कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकते हैं। वो पैसा आने के बाद जिसको भी मेंबर्स में से जरूरत होगी उसको वो पैसा लोन पर दे दिया जाएगा। उस लोन से जो भी इंटरेस्ट निधि कंपनीज कमाएगी वो डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर्स में बांट देगी। क्लियर, तो सबको पैसे के ऊपर कमाई भी मिल गई और साथ में एक दूसरे की मदद भी हो गई, दोनों काम हो गए। क्लियर, निधि कंपनीज के बाद कंपनी सिटीजन होती है नहीं होती, नहीं, कंपनी सिटीजन नहीं होती है। सिटीजन सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन नहीं आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिटीजन नहीं हो सकती। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के पास होते हैं तो वो कंपनी के पास नहीं होंगे। कुछ फंडामेंटल राइट सबके पास होते हैं चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो, तो वो कंपनी के पास भी होंगे। उसके बाद सेक्शन 464 अपन ने डिस्कस किया था। सेक्शन 464 बोलता है कि अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपके ऊपर सेक्शन 464 अप्लीकेबल होगा। अगर आप इन कंडीशंस को में से किसी भी कंडीशन को ब्रीच करते हो या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन में 50 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको है ना इनवैलिड माना जाएगा, आपको ट्रांजेक्शंस को इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा अनलेस आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाते हो। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी थी, पहली, कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है पार्टनर से वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, कंपनी बिजनेस मोटिव के लिए काम कर रही हो। तीसरा, कंपनी उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहती हो। और चौथा, कंपनी एक्ट या फिर बाकी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तब ये सेक्शन अप्लाई होता है, तब आप क्या करते हो, 464 फॉलो करते हो।
अगर इसके दो एक्सेप्शंस है, ऐसे दो चीजें जिनके ऊपर सेक्शन 464 अप्लाई नहीं होगा। पहला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर 50 से ज्यादा मेंबर भी चले गए तो भी उन्हें वैलिड कंसिडर किया जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। या दूसरा, कोई पार्टनरशिप हम प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई है जो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स। चार्टेड अकाउंटेंट्स पार्टनरशिप फर्म करते हैं और उस फर्म में उनके पार्टनर बढ़ते 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 50 से ऊपर चले गए, तो क्या वो इनवैलिड कंसिडर किए जाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि वो एक्सेप्शंस में कवर किए गए हैं 464 में। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंपनी के रूप में रजिस्टर नहीं करवा रखा, अगर उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ऊपर चले जाते हैं तो उसे अपन क्या कंसिडर करेंगे? इनवैलिड। अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रही हो, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो और है ना वो कंपनीज एक्ट या किसी और रिकॉग्नाइज्ड एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कोई एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसमें 50 से ऊपर पार्टनर चले गए तो वो वैलिड है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड एक्ट है। समझ गए क्या? समझ में आ गई क्या बात? ये सेक्शन 464 था। उसके बाद अगर आप सेक्शन 464 को ब्रीच करते हो तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने के दो कंडीशन है। पहला, आप कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो और दूसरा, आप लिमिटेड कंपनी हो। लिमिटेड कंपनी में भी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आप अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करोगे, और अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करोगे। इसके अलावा अगर किसी ने भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज किया अपने नाम के आगे, जैसे कोई पार्टनरशिप हमने कर लिया, तो फिर उसके ऊपर 500 से लेकर 2000 रुपए तक का प्रतिदिन जुर्माना है। जितने दिन तक आप वो नाम यूज कर रहे हो, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, उतने दिन का 500 से लेकर 2000। 500 से लेकर 2000 क्यों? क्योंकि 500 तो मिनिमम फाइन है और 2000 मैक्सिमम फाइन है। तो 500 से लेकर 2000 तक जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा उतना फाइन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, एवरीडे। क्लियर? ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। डेफिनेशंस मैंने डिस्कस नहीं की थी क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो अपन जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा उसके साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 7 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आएगी, चैप्टर नंबर 9 में सॉरी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आकर पढ़ लेंगे या फिर वहीं पर मिल जाएगी अपन को। क्लियर? जैसे अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा अभी, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट के टॉपिक में दे रखी थी ना, तो वो चाहे वहां पर पढ़ो चाहे यहाँ पर आके लास्ट में पढ़ो, एक ही बात है। समझ में आएगी बात? क्लियर है? हाँ, अब बताओ आप में से किसी की कोई क्वेरी है? या मैंने पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करवा दिया, एक तरीके से फास्ट ट्रैक ये पूरा चैप्टर करवा दिया आपको। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? पहले चैप्टर के अंदर आप पूछने वाले थे कुछ, वो क्वेरीज रिजोल्व हो गई रिवीजन की वजह से? क्लियर है सबको पूरा चैप्टर? ठीक है, चलो फिर चैप्टर क्लास में एंड कर रहा हूँ फिर। ठीक है।